जो विंस ने जो अपना डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था, विंस का, वो ब्लैक बॉडी के लिए ही था। तो उसने क्या किया था, मैंने आपको ग्राफ बताया था ना, एक मैक्सिमम ये लेमडा होता था इस तरफ, और इस तरफ एनर्जी या इंटेंसिटी लिख लो, एनर्जी लिख लो या इंटेंसिटी लिख लो। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई? इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इनटू एरिया। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आप तो विंस ने क्या किया था, विंस ने क्या किया था, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसने निकाला था, तो भाई उसका कुछ ये आया था वेवलेंथ। ठीक है, फिर कुछ ऐसा आया था, और फिर कुछ ऐसा आया था, जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो वेवलेंथ आता था ना, इसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ आता था, फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ आता था। मैंने आपको बताया था कि एक जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होता था ना, वो डोमिनेट करता था। ठीक है, बहुत सारे, किसी भी वेव में अगर वेव की आप बात करते हो, तो एक वेव में मल्टीपल, बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं ना, देर आर डिफरेंट वेव्स, डिफरेंट वेवलेंथ्स, वेवलेंथ्स इन अ वेव, इन अ वेव, एक वेव में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं, ऑल मूविंग विथ ऑल मूविंग विथ सेम स्पीड। सेम स्पीड से सारे मूव करते हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मैं बात कर रहा हूँ। थर्मल रेडिएशन जो था वो क्या था, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ करता था। डिफरेंट वेवलेंथ्स इन अ वेव, ऑल मूविंग विथ सेम स्पीड, और ये स्पीड कौन सा होता था? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा था भाई, कि यहाँ पे एक लेमडा M1 आया मैक्सिमम के कोरिस्पॉन्डिंग, फिर ये लेमडा M2 आया, फिर एक और वेवलेंथ आया। ये समझ में आ रहा है क्या सबको भाई? ये समझ में आया था लास्ट क्लास में? M3 यस आया। सर, सर आ गया ये, था। हाँ, ये एनर्जी का है ना, ये एनर्जी था, ये मैक्सिमम एनर्जी आया था ना, E max 1, E max 1 था, फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग फिर एक एनर्जी आया था, E max 2 आया था, फिर इसके कोरिस्पॉन्डिंग फिर एक एनर्जी आया था, EM3 आया था। बेसिकली ये हुआ क्या था, कि जब कोई भी, मान लो कि सन को ले लो, सन का टेम्परेचर हमने मेजर किया था, तो सन को ही ले लो। सन का क्या हुआ होगा, सपोज कोई सन एनर्जी अपना रेडिएट किया जा रहा है, तो सन का जो मैक्सिमम एनर्जी होगा ना, उसको मैंने नोट कर लिया, उसको मैंने एब्जॉर्ब कर लिया किसी एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है, मान लो कि उससे मैंने क्या कर लिया, उसका मैक्सिमम एनर्जी मैंने निकाल लिया। मैक्सिमम एनर्जी के कोरिस्पॉन्डिंग एक सिंगल वेवलेंथ आएगा, उस सिंगल वेवलेंथ को भी मैंने मेजर कर लिया। ठीक है, मेजर कर लिया, तो फिर हमारे पास विंस ने अपना लॉ दिया था। क्या दिया था इसने भाई? इसका जो लेमडा होता था, और इसका जो लेमडा एम होता था और टी होता था, वो एक कांस्टेंट आता था। जब भी ये मल्टीप्लाई किया था ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई जो किया था, पीछे वाला तीनों जो था, पीछे जा ही नहीं रहा है, ये हैंग कर गया क्या? वेट वेट वेट, थोड़ा सा वेट करना। जो ये यहाँ पे आया था ना, यहाँ पे इसने क्या, इसने अपना एक फॉर्मूला दिया था भाई। क्या फॉर्मूला था भाई उसका? लेमडा M1, ये अगर T1 टेम्परेचर पे है, मान लो कि ये जो था ये T1 टेम्परेचर पे था, ये T2 टेम्परेचर पे किया गया था, और ये T3 टेम्परेचर, तो वो क्या ऑब्जर्व करता था? लेमडा M1 T1 बराबर लेमडा M2 T2 बराबर लेमडा M3 T3, हर बार बराबर आ रहा था ना ये, और इसकी वैल्यू आ रही थी 2.9 इंटू 10⁻³ और लेमडा है तो ये मीटर और ये केल्विन। ठीक है, बार बार कांस्टेंट आता था ना, जब भी वो करता था एक्सपेरिमेंट तो कांस्टेंट आता था। ठीक है, लेमडा जो एनर्जी आता था, उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आता था, और जो जिस टेम्परेचर पे वो एनर्जी रिलीज कर रहा था, वो दोनों क्या आता था, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट, T1 लेमडा M1 कांस्टेंट, T2 लेमडा M2 कांस्टेंट आता था, T3 लेमडा M3 कांस्टेंट आता था। सन अगर एनर्जी एमिट कर रहा है, तो कभी ना कभी वो एक मैक्सिमम, उसका एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आता था, उस वेवलेंथ को जब सन के टेम्परेचर के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो बराबर इतना आना चाहिए। यही तो विंस ने कहा था। तो दिस इज अ कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू आती है कितनी भाई? 2.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो लेमडा एम जो था ना सन का, लेमडा एम ऑफ सन जो था ना, ये 470 नैनोमीटर था। 470 नैनोमीटर सन का। तो अगर सन का लेमडा जो था मैक्सिमम, ये लेमडा कौन सा होता था? ये लेमडा कौन सा होता था? कोरिस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, जो सबसे ज्यादा एनर्जी जो सन रेडिएट किया था मेरे पास, अर्थ के पास, उसके कोरिस्पॉन्डिंग का ही वेवलेंथ था।
तो अब इसमें अगर मैं टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका भी वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 470 इंटू 10⁻⁻9। इसको जब निकालोगे तो ये 6120 केल्विन आता है। ये सन का टेम्परेचर है ना। तो सन का टेम्परेचर हमने क्या किया, हाँ बोलो। हाँ सर कोमल, 6.30 आया था। वही 20 या 30 आता था, आई थिंक किसी बुक में 30 है। ठीक है, वही है। तो ये तरीका होता है सन का, सेलेसियल बॉडीज का, सन का ही नहीं, किसी भी सेलेसियल बॉडीज का आप ये टेम्परेचर निकाल सकते हो। सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स, किसी भी सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स का आप टेम्परेचर निकाल सकते हो विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ से। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब मेरा अगला क्या था भाई, अगला आगे हम क्या पढ़ रहे थे, आगे हम प्रीवोस्ट का थ्योरी हमने पढ़ा था। प्रीवोस्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग सारा बॉडी एनर्जी रेडिएट करता है और सारा बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, प्रीवोस्ट का थ्योरम था ना। प्रीवोस्ट ने तीन बातें बताई थी, प्रीवोस्ट ने तीन बातें बताई थी, प्रीवोस्ट ने तीन बातें बताई थी। कौन कौन सी भाई, जो रेडिएशन होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, रेडिएशन डिपेंड्स ऑन, किस किस पर डिपेंड कर रहा था ये, पहला क्या था, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, एमिटिंग सरफेस, ये पहला था। दूसरा क्या था भाई, एरिया। प्रीवोस्ट ने बोला था कि कोई कितना ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा ये एरिया पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा पॉइंट उसने बताया था टेम्परेचर, टेम्परेचर, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं बताया था। लाइक एरिया का एक प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये सब बातें उसने नहीं बताई थी। टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कितना प्रोपोर्शनल होगा, ये सब बात प्रीवोस्ट नहीं बताया था। प्रीवोस्ट थ्योरी मैंने बता रखा है ना, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज बताया यस होगा सर। ना। तो उसने यस उसने सर। हाँ, तो उसने बताया था कि नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस, जहां से ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है ना, यहीं से ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट आता है। हम आगे देखेंगे अभी इसको। फिर एरिया पे डिपेंड करेगा, कोई सन का एरिया अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो, अगर सन का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है तो सन एनर्जी भी रेडिएट जो करेगा वो बहुत ज्यादा करेगा। सन का टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो एनर्जी भी अपना बहुत ज्यादा रेडिएट करेगा। ठीक है, लाइक मैं, प्रीवोस्ट ने क्या बोला था, दुनिया का सारा ऑब्जेक्ट सारे टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट करेगा। -70 डिग्री सेल्सियस पे अगर बर्फ रखा हुआ है तो ये बर्फ भी जो होगा ना वो एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा। ये प्रीवोस्ट ने बोला था। ठीक है, लेकिन प्रीवोस्ट ने साथ साथ ये भी बोला था कि अगर अगर ये एनर्जी रेडिएट कर रहा होगा तो इसके सराउंडिंग में जो होंगे वो भी अपना एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे, तो उनका एनर्जी ये लेगा भी। ये भी प्रीवोस्ट ने बोला था। और इस हिसाब से मैंने आपको दिखाया होगा 70 और 40 डिग्री का कॉम्बिनेशन बना के मैंने आपको दिखाया होगा ना। यस सर। एक 70 वाला मैंने बताया था और एक 40 का बताया था। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो, दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाता है ना, दोनों एक कॉमन टेम्परेचर पे आ जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना। यस सर। ये नेचुरल फिनोमेना क्या होता है, 70 अगर आपने रखा हुआ है एक बॉडी को और 40 को एक साथ रखा हुआ है तो दोनों कभी ना कभी एक कॉमन टेम्परेचर पे आएगा। तो क्या इसको आप प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज से एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो प्रीवोस्ट का थ्योरी सही था। और अगर इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो मैंने बताया था कोई भी ऐसा थ्योरी जो आप अगर नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर सकता तो उसको हम फिजिक्स से बाहर कर देंगे। अरिस्टोटल का जो एक्सपेरिमेंट था जिसने बताया था कि किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक फोर्स की जरूरत होती है, अरिस्टोटल ने बोला था ना, 327 बीसी में जाकर अरिस्टोटल ने बोला था किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए उसे एक फोर्स की जरूरत होती है। लगातार आप फोर्स देते जाओ तो बॉडी मोशन में रहेगा, अगर आप फोर्स देना बंद कर दोगे तो बॉडी मूव करना बंद कर देगा। तो अरिस्टोटल का ये थ्योरी गलत था, जिसको गैलीलियो ने 2000 साल बाद आकर के 1600 के टाइम में राउंड में आकर के उसने उसकी थ्योरी को गलत कर दिया था, अरिस्टोटल की थ्योरी को। तो अरिस्टोटल को हमने फिजिक्स से बाहर कर दिया, वो थ्योरी अब हम नहीं फॉलो करते हैं। तो प्रीवोस्ट का जो थ्योरी था वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है। प्रीवोस्ट ने जो थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ रेडिएशन से, उसने इसको इक्विलिब्रियम में लाके दिखाया कि हाँ भाई इक्विलिब्रियम में अगर आप थ्योरी ऑफ रेडिएशन से भी अगर आप चल रहे हो, दैट इज एवरीबॉडी एमिट्स थर्मल रेडिएशन एज वेल एज एब्जॉर्ब्स थर्मल रेडिएशन, तब भी इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो कि कभी ना कभी ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे आएगा। इसको मैंने एक्सप्लेन करके आपको दिखाया था। तो प्रीवोस्ट का थ्योरी सही है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि प्रीवोस्ट का जो, अगर प्रीवोस्ट का थ्योरी गलत होता, मान लो कि किसी नेचुरल फेनोमेना को अगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो हम इसको भी रिजेक्ट कर देते हैं। बट ठीक है, इसने अपना जो थ्योरी दिया सही लग रहा था। चलो इसको -70 वाला हटाओ। ये बोर्ड ठीक लग रहा है भाई, बताओ ये बोर्ड सही है ना, डिस्प्ले सही आ रहा है इसका, इतना काफी है, इतना यस छोटा है, सर। यस सर। छोटा ठीक है। है। हाँ लेकिन काफी है, क्योंकि बड़ा बड़ा कम से कम दिख तो जाता है ना, मैं लिखता छोटा हूँ तो दिक्कत हो रही थी बहुत लोग, इसलिए मैंने चलो यार बार बार पेज बदलना पड़ेगा और क्या, क्योंकि जगह कम इसमें देता है, ये जगह बहुत कम देता है। हाँ, तो प्रीवोस्ट ने ये बताया कि एरिया पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन उसने एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया, एग्जैक्ट फिगर स्टीफेंस ने दिया था। ठीक है, तो अब हम आते हैं स्टीफेंस लॉ पे।
स्टीफेंस लॉ। ठीक है, स्टीफेंस ने एग्जैक्ट फिगर दिया था। ठीक है, स्टीफेंस ने बोला था द एनर्जी रेडिएटेड, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, द एनर्जी रेडिएटेड पर 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 यूनिट टाइम बाई अ ब्लैक बॉडी, किसी ब्लैक बॉडी के द्वारा, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बाई अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ए दे रखा है, सरफेस एरिया ए एट surface area A at a temperature of T Kelvin is given by ये द रेट है ना एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम है ना एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, तो dq by dt हो जाएगा। इसको मैं u से इंडिकेट करूंगा ना, इसको मैं u से इंडिकेट करूंगा। यहां देखो स्टेटमेंट, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम। ठीक है, दिख रहा है भाई सबको? डेल्टा क्यू एनर्जी है रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम Yes. के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड करते हैं पर यूनिट टाइम। इसको मैं u से लिखूंगा ना, अब इसको u से लिखेंगे हम लोग, इक्वल्स टू स्टीफेंस कांस्टेंट इनटू a इनटू t के पावर 4। ठीक है, ये कहां से आया भाई, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला कहां से आया? ठीक है, ये फॉर्मूला कहां से आया भाई? ये फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटल है ना, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये स्टीफेंस ने इसको एक्सपेरिमेंट करके निकाला था, एक्सपेरिमेंटल है। सिग्मा की, सिग्मा को क्या बोलते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट बोलते हैं, स्टीफेंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10⁻⁻8, और बाकी यूनिट वगैरह देख लेना। सिग्मा का यूनिट कितना हो जाएगा भाई, वॉट, वॉट पर Per मीटर meter, Kelvin raised to 4. केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया स्टीफेंस कांस्टेंट का। तो स्टीफेंस ने इसको कैसे निकाला था, एक्सपेरिमेंटली निकाला था। लाइक स्टीफेंस ने किया होगा कि हाँ भाई रेट जो जो सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो रहा था। तो स्टीफन ने कहा चलो ठीक है, बैठ रहा है, जो फिजिकल नेचुरल जो फिनोमेना था उसको शायद ये एक्सप्लेन कर रहा होगा। अब टेम्परेचर का पावर 4 ही क्यों लिखा है, 3 क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा, 7 क्यों नहीं लिखा, 8 क्यों नहीं लिखा? तो बेसिकली वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, करते करते वो देख रहा है कि सारा फिनोमेना जो है ना वो टी के पावर 4 पे सही बैठ रहा था, जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहे थे उस पर ही सही बैठ रहा था, तो उसने टी का पावर 4 कर दिया। इसी एक्सपेरिमेंट को, सेम एक्सपेरिमेंट को बोल्ट्जमैन ने थियोरेटिकली प्रूफ कर दिया था। ठीक है, इसको क्या किया था बोल्ट्जमैन ने, बोल्ट्जमैन, इसके बाद आए थे बोल्ट्जमैन। बोल्ट्जमैन क्या किए थे, इसको थियोरेटिकली प्रूफ किए थे, थियोरेटिकली, थियोरेटिकल प्रूफ, थियोरेटिकली इसका प्रूफ है। जैसे डेल्टा क्यू वाला जो फॉर्मूला मैंने आपको, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप लिखते हो ना, dq by dt इक्वल्स टू के ए डेल डेल थीटा बाई डेल एक्स, ये फॉर्मूला होता था ना एक वाला कंडक्टिविटी Yes. का। ये फॉर्मूला हमारा पूरी तरह से ये एक्सपेरिमेंटल है, इस फॉर्मूले का कोई मतलब थियोरेटिकल प्रूफ नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला जो जिसको स्टीफेंस ने पहले एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था कि एक्सपेरिमेंटली ये फॉर्मूला सही है, ये स्टीफेंस का दिया हुआ था, इसको आगे चल के बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, प्रूफ कर दिया था भाई ये सही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आप समझो अंतर कि कौन फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब आप ये मत करना कि भाई इसको प्रूफ कर दो, उसको प्रूफ कर दो। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है, बोल्ट्जमैन ने इसको थियोरेटिकली प्रूफ किया था, बट वो भी हम उसमें जाना नहीं, हम लोग वो सब पढ़ना नहीं कि थ्योरी कैसे प्रूव हुआ था। स्टीफेंस कांस्टेंट आपको याद रखना है। ये किसके लिए है भाई, ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया गया था, ये किसके लिए उसने बताया था, Black उसने इस body. ब्लैक बॉडी के लिए बताया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना ब्लैक बॉडी, अगर ब्लैक बॉडी नहीं होगा तो ये एनर्जी रेडिएटेड है ना भाई, ध्यान से समझो इस चीज को, ये एनर्जी रेडिएटेड है ना। ब्लैक बॉडी जो होता है वो एक परफेक्ट रेडिएटर होता है, सबसे अच्छा रेडिएटर ब्लैक बॉडी होता है। सारा एनर्जी रिलीज करता रहता है, सारा सारा एनर्जी रिलीज करता है बहुत, और सारा एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुम ब्लैक बॉडी को दोगे वो सारा का सारा वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर इसको हीट करोगे तो फिर ब्लैक बॉडी, अगर उसका सरफेस ब्लैक है तो वो सारा का सारा एनर्जी वो रेडिएट भी कर देता है। तो अगर मैं ये एनर्जी रेडिएशन लिख रहा हूँ ना, एनर्जी रेडिएशन, एनर्जी एमिशन लिख रहा हूँ, अगर उसका रेट ये है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ब्लैक बॉडी इतना इमिट कर रहा है तो ब्लैक बॉडी जो भी इमिट कर रहा होगा मैक्सिमम इमिट कर रहा होगा। और अगर ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी बॉडी का कोई और कलर है, ब्लैक बॉडी के अलावा सिल्वर है, सिल्वर कलर का अगर कोई बॉडी है या फिर कोई और कलर का बॉडी है, तो डेफिनेटली इससे तो वो कम ही करने जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट रेडिएटर होता है ना, परफेक्ट रेडिएटर होता है ब्लैक Yes, बॉडी, sir. परफेक्ट रेडिएटर।
ठीक है। और अगर ये ब्लैक बॉडी के लिए एक्सपेरिमेंट निकाला था, अगर स्टीफेंस ने इसको ब्लैक बॉडी के लिए अगर दिया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मैक्सिमम होगा। दिस इज द मैक्सिमम दैट एनी बॉडी, ब्लैक बॉडी अगर है तो ब्लैक बॉडी कोई कोई जो है ना, ये मैक्सिमम इसको इतना ही एमिट कर सकता है। लेकिन अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं हुआ तो, ठीक है, तो अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं होता है तो उसके लिए स्टीफेंस ने बोला था जो रेट ऑफ एनर्जी होगा उसके लिए उसने एक एमिसिविटी टर्म दे दिया था, ए टी के पावर 4। दिस इज एमिसिविटी, एमिसिविटी ऑफ द बॉडी, एमिसिविटी ऑफ बॉडी होगा, ऑफ बॉडी, और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। ठीक है, ब्लैक बॉडी के लिए 0 से 1 के बीच में रहना चाहिए भाई। बताओ, अगर कोई ब्लैक बॉडी नहीं है, अगर कोई ब्लैक बॉडी नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 से 1 होनी चाहिए, क्योंकि ब्लैक बॉडी, अगर कोई ब्लैक बॉडी रहता तो इसी का वैल्यू मैं कितना पुट कर देता, इसके जगह मैं 1 पुट कर देता, और उस समय में जो एनर्जी रेडिएट हो रहा होता वो मैक्सिमम रेडिएट हो रहा होता। क्योंकि मुझे पता है कि ब्लैक बॉडी एक परफेक्ट रेडिएटर होता है, बहुत ही अच्छा रेडिएट करता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी 100% अगर कोई रेडिएट कर सकता है तो ब्लैक बॉडी ही रेडिएट कर सकता है। बट ब्लैक बॉडी भी एक कल्पना है, ब्लैक बॉडी 100% कोई अचीव नहीं करता है, वो भी एक सच्चाई है कि भाई ब्लैक बॉडी भी कोई अचीव नहीं कर सकता है। 99%, 98%, 97% हो जाता है। लैम्प ब्लैक के बारे में मैंने आपको बताया होगा ना, लैम्प ब्लैक ये एक अच्छा ब्लैक बॉडी होता है। लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक यस क्या होता है भाई, मैं यस बताया। सर। सर जो पहले के टाइम पे लैम्प के ऊपर वो हाँ, वो लैंप वगैरह में जो देखते हो तो उसमें कालिख जम जाता है उसके शीशे के चारों तरफ, तो ये सबसे अच्छा एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होता है। इसके थ्रू अगर आप एनर्जी रेडिएट कराओगे ना तो ये सारा एनर्जी रेडिएट कर लेता है, सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। वो देखते तो कालिक वालिक जम जाएगा ना चारों तरफ, तो फिर बाहर एनर्जी निकलना ही बंद हो जाता है, अंदर से अगर कोई हीट जलता रहता है तो। ठीक है, तो ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है और परफेक्ट रेडिएटर होता है लैम्प ब्लैक। तो लैम्प ब्लैक अगर कोई एनर्जी, अगर आप इसको हीट करो, लाइक कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी को आप अगर हीट करते जा रहे हो, सन जैसे सन एक ब्लैक बॉडी है, बिल्कुल ब्लैक बॉडी की तरह जूम करते हैं हम लोग सन को। सन अपना सारा एनर्जी रेडिएट कर रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी सन रेडिएट कर सकता है। अगर कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो इतना तो सिग्मा ए इंटू टी का पावर 4 तो नहीं करेगा, इसका तो कुछ ना कुछ कम ही करेगा। तो इसको अगर मैं 0.1 से 0 से 0.1 का वैल्यू कोई भी अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ब्लैक बॉडी से तो वो कम ही आने जा रहा है। ठीक है, क्लियर है भाई। ये सिग्मा से मल्टीप्लाई करने का कारण क्या था, सिग्मा है क्या, इमिसिविटी ऑफ अ बॉडी। क्लियर है, सिग्मा ये इमिसिविटी, इमिसिविटी क्या है, क्लियर है। एमिसिविटी का कोई भी वैल्यू होगा जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, और एमिसिविटी आपको ये बता रहा होता है कि वो बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है। ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1 होता है ना, फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी एमिसिविटी 1 होता है। ठीक है, और ये मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी, इससे ज्यादा तो एनर्जी तो कोई रेडिएट, कोई एब्जॉर्ब रेडिएट कर ही नहीं सकता। ये स्टीफेंस का लॉ था भाई। ठीक है, स्टीफेंस के लॉ से हम क्या निकालते हैं, हम न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग तक पहुंचते हैं। देखो तो अब सपोज करो कि कोई एक बॉडी को आपने किसी टेम्परेचर पे रखा हुआ है, ध्यान से देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग अभी हम डिराइव करने जा रहे हैं, डिराइव नहीं करना, बस मैं समरी बता रहा हूँ, डिराइव हम नहीं करेंगे ना न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग को। ये देखो, सपोज करो कि एक बॉडी को आपने रखा हुआ है तीनों तीनों टेम्परेचर पे आपने रखा हुआ है, और ये भी सराउंडिंग का टेम्परेचर तीनों है, दोनों सेम सेम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। बहुत देर बाद आपने देखा कि हाँ भाई दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुका है। तो इससे अगर इसको मैं प्रीवोस्ट थ्योरी से अगर समझाने की कोशिश करूं तो प्रीवोस्ट के टर्म में आप इसको कैसे बता सकते हो, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ रेडिएशन क्या कहता होगा, अगर दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्रीवोस्ट क्या कह रहा होगा, कोई बता सकता है। दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं और किसके सराउंडिंग, दोनों सराउंड, बोलो कोमल। सर दोनों ही सेम एनर्जी रेडिएट करेंगे और सेम एनर्जी ऑब्जर्व या करेंगे, इसलिए वो एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर ये बॉडी दोनों सेम टेम्परेचर पे है तो बॉडी, अगर इस बॉडी की मैं बात करूं, अगर इसे एक बॉडी की मैं बात करूं जिसकी एमिसिविटी ई है, ये ब्लैक बॉडी नहीं है ना, ये एमिसिविटी वाला बॉडी है, कोई बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है जिसकी एमिसिविटी ई है, ई की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी भाई, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। 0 to 1। तो अगर ये इक्विलिब्रियम पे सराउंडिंग के साथ है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये जितना इसका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ रिलीज ऑफ एमिशन ऑफ थर्मल रेडिएशन जो भी होगा, ये जितना रिलीज कर रहा होगा एट द सेम टाइम ये उतना ही अब्जॉर्ब कर रहा होगा, तभी तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अदरवाइज प्रीवोस्ट ने क्या बोला था भाई कि अगर ये रिलीज ज्यादा करेगा और एब्जॉर्ब कम करेगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटना चाहिए। अगर ये एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा और रिलीज कम कर रहा होगा तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, बट इसका टेम्परेचर कांस्टेंट आ चुका है। और प्रीवोस्ट ने ये भी बोला था कि ये थर्मल रेडिएशन तो रेडिएट करेगा ही करेगा, हर टेम्परेचर पर रेडिएट करता है, तो टी नॉट पर भी रेडिएट तो कर ही रहा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रखा हुआ है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना एनर्जी ये रेडिएट कर रहा है एट द सेम टाइम उतना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और टी नॉट मेरा कांस्टेंट है। हम इस तरह से प्रीवोस्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हो, द रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन, द रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन absorbed by the body, absorbed by the body
इज इक्वल टू is equal to the rate of thermal radiation rate of thermal radiation emitted by the body। जितना वो एमिट कर रहा होगा उतना ही वो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तभी तो इसका टेम्परेचर टी नॉट पे है। अदरवाइज अगर ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, एमिट कम करेगा, तो इसका टेम्परेचर घट जाना चाहिए था। अगर ये एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है और एमिट कम कर रहा है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भाई समय के साथ इसका टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, दोनों इक्विलिब्रियम पे है। तो इसको मैंने प्रीवोस्ट से एक्सप्लेन किया, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज से मैंने इसको एक्सप्लेन किया। थर्मल रेडिएशन एमिटेड बाय द बॉडी, बाय द बॉडी। तो रेट ऑफ एमिशन अगर मैं निकालना चाहूं, एमिशन कैसे निकलेगा भाई बताओ? रेट ऑफ एमिशन क्या हो जाएगा? ये ब्लैक बॉडी नहीं है ना, ये ब्लैक बॉडी नहीं है, इसका एमिसिविटी ई दे रखा है, ये ब्लैक बॉडी नहीं है। समझ में आ रहा है भाई सबको? बताओ रेट ऑफ एमिशन कैसे निकालेंगे यस हम? सर। रेट ऑफ एमिशन अगर मैं U1 लिख दूं, U1, तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एमिसिविटी, स्टीफेंस कांस्टेंट, एरिया, इसका एरिया ए होगा ना, इसका एरिया ए मैं मान लेता हूँ, एरिया ए, और टेम्परेचर टी नॉट के पावर 4। रेट ऑफ एमिशन ये होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी यही होगा ना, अगर ये एमिट भी इतना कर रहा है और एब्जॉर्ब भी इतना ही कर रहा होगा, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी मैं यही लिख सकता हूँ, U1 ही मान के चल लो, सिग्मा ए टी नॉट के पावर 4। अब सपोज करो कि मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, लाइक अभी टी नॉट पे था तो बढ़ा करके मैं समथिंग, मान लो कि थोड़ा सा बढ़ा करके मैं इसको इस टेम्परेचर पे रख रहा हूँ। अगर मैं इसको बढ़ा के यहाँ पे रखूंगा तो क्या होगा भाई बताओ? इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है ना। अब सर बताओ फिर इस कुछ बॉडी टाइम क्या, बाद अपना टेम्परेचर लूज कर देगा, मतलब कम कर देगा, या फिर कहने का इक्विलिब्रियम। मतलब ये है, कहने का मतलब है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा के आप रखोगे तो ये रेडिएट ज्यादा करेगा और एब्जॉर्ब कम कर रहा होगा, क्योंकि एब्जॉर्प्शन वाला टी नॉट है ना। और मैं इसको बोल रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसको बढ़ा दिया ना, टेम्परेचर में बढ़ा करके यहाँ पे इसको सराउंडिंग में रख रहा हूँ, बढ़ा हुआ टेम्परेचर के साथ मैंने इसको सराउंडिंग में रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये रिलीज ज्यादा कर रहा होगा, एमिट ज्यादा कर रहा होगा और एब्जॉर्ब कम कर रहा होगा। ठीक है, तो अब एक और सिनेरियो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक और सिनेरियो हम ले लेते हैं। ये टी नॉट पे अभी भी रखा हुआ है, लेकिन अभी जो हमारा बॉडी था ना, जिसकी इमिसिविटी ई थी, एरिया ए था, इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा करके टी कर दिया हूं। तो अब रेट ऑफ एमिशन कितना होगा भाई? रेट ऑफ एमिशन, इसको अगर मैं U2 से इंडिकेट करूं तो ये कितना हो जाएगा? एमिसिविटी स्टीफेंस कांस्टेंट ए इंटू टी के पावर 4 होगा क्या? टी के पावर 4 ना, टी नॉट नहीं, मैं बॉडी की यस बात कर सर। रहा हूँ। बॉडी, मेरा फोकस बॉडी है ना, मेरा फोकस बॉडी है, इन एटमोस्फेयर वगैरह नहीं, मेरा फोकस बॉडी है। बॉडी के साथ क्या हो रहा है कब, वहां मुझे देखना होता है। चलो ठीक है। अब ये आपको दिख रहा है कि रेट ऑफ एमिशन ज्यादा होगा ना, ऑब्वियस ही बात है, रेट ऑफ एमिशन ज्यादा होगा और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो द नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ये लॉस कर रहा होगा ना भाई, ये लॉस करेगा, इसका टेम्परेचर मैंने बढ़ा के यस रखा हुआ सर। है, तो अब ये लॉस करेगा। द नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल रेडिएशन, थर्मल एनर्जी, इस कितना हो जाएगा भाई नेट? तो पहले क्या था, U2 ज्यादा है ना, U2 माइनस U1, एमिसिविटी स्टीफेंस कांस्टेंट एरिया T रेस्ट टू द पावर 4 माइनस एमिसिविटी स्टीफेंस कांस्टेंट एरिया T नॉट रेस्ट टू द पावर 4। तो यहाँ से डेल्टा U की वैल्यू आ जाएगी, एमिसिविटी स्टीफेंस कांस्टेंट एरिया, ये तीनों तो तीनों के लिए बराबर, दोनों के लिए बराबर है, यहाँ से T रेस्ट टू द पावर 4 माइनस T रेस्ट टू द पावर 4। ठीक है, दिस इज द नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। ठीक है भाई, बताओ बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है यस किसी को? सर। तो नो सर। ये नो। फॉर्मूला कैसे आया भाई बताओ? दृष्टि, भूमि और बताओ, पारस हाँ क्या सर सुन। और क्लियर है। विशाखा और अभिषेक। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका आता है, क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये है क्या? ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट है, रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल एनर्जी, रेडिएशन वाला है ना, ये रेडिएशन वाला, रेडिएशन के थ्रू इतना एनर्जी रिलीज करेगा। अगर आपने हाइयर टेम्परेचर पर रख दिया है और लोअर टेम्परेचर पे अगर एटमोस्फेयर रखा हुआ है तो इस तरह से ये एनर्जी अपना रिलीज करेगा। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल्स आया हुआ था, मैंने आपको बताया था। हाँ ये देखो, ये न्यूमेरिकल इसी का है।
ठीक है, आ जाओ इसको करते हैं। देखो क्या करा, अब ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया इतना इस, देखो ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 हीटेड एट 127 127 डिग्री तक मैंने ब्लैक बॉडी को हीट किया था, और ये ब्लैक बॉडी है ना, तो इसकी एमिसिविटी कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, एमिसिविटी 1 हो जाएगी ना, ब्लैक बॉडी की मैक्सिमम एमिसिविटी 1 होता है। इसका एरिया ए गिवन है, ए बराबर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टेम्परेचर गिवन है 127, तो ये 400 केल्विन हो जाएगा ना, और जो इन्वायरमेंट है उसका 27 डिग्री है, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। 300 केल्विन पे एटमॉस्फेयर भी रखा हुआ था। कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट निकालना है। चलो तो रेट ऑफ एमिशन बताओ भाई, रेट ऑफ एमिशन, एमिशन एमिशन कितना होगा भाई, ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के लिए ई तो 1 होता है, सीधा सिग्मा से स्टार्ट करते हैं, सिग्मा ए इंटू टी एच टू द पावर 4। ठीक है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होगा, ठीक है, यहाँ पे टी कौन सा यूज करेंगे भाई हम, टी नोट वाला नहीं यहाँ पे जो ये टी यूज करेंगे, ये बॉडी का है, एमिट करना, एमिट बॉडी करेगा ना, एमिट जो करेगा वो बॉडी करेगा, और जो एब्जॉर्ब करेगा वो एटमॉस्फेयर वाला एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है भाई, कब कौन सा टी यूज करेंगे बताना, सबको क्लियर है। यस सर। एमिट बॉडी कर रहा है, जो एमिशन जो होगा वो बॉडी करेगा, एब्जॉर्प्शन कौन वाला, ये एब्जॉर्ब करेगा, तो कौन वाला एब्जॉर्ब करेगा, ये 300 वाला एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे जो दोनों को आप लोग डिफरेंशिएशन समझना, कब क्या यूज करना, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये टी है ये 400 केल्विन होगा, बॉडी का लेंगे क्योंकि बॉडी एमिट कर रहा है। बॉडी एब्जॉर्ब कौन वाला करेगा, बॉडी एब्जॉर्ब 300 केल्विन वाला करेगा। ठीक है, तो द नेट रेट निकालो भाई, नेट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। और ये लॉस होगा, ये कंफर्म हो गया कि गेन भी हो सकता है क्या, यहाँ पे फिलहाल तो गेन नहीं दिख रहा है ना, ये 400 पे रखा हुआ है, बॉडी 400 पे रखा हुआ है, और ये 300 पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियस है कि ये लूज ही करेगा अपना हीट। ठीक है, तो नेट कितना हो जाएगा, सिग्मा ए, और यहां से हो जाएगा 400 का पावर 4 माइनस 300 का पावर 4। ठीक है, ये 0.99 केल्विन, 0.99 जूल आता है, इसका आंसर होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना, देखना स्टीफेंस कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ नहीं दे रखा है, स्टीफेंस कांस्टेंट को आपको पता होना चाहिए 5.67 माइनस 8। हाँ, ये बहुत इजी है याद करना, देखो भाई 5 6 7 8, ये बहुत इजी है याद करना, 5 6 7 8, इसलिए मैंने आपको बताया था बहुत इजी याद करना। इसका यूनिट आप जो भी होगा, इसका हो जाएगा वॉट, और इधर से आएगा पर मीटर स्क्वायर, केल्विन का पावर 4। ठीक है, तो ये सब आप लिखा करो, ये सब निकालते रहा करो, यूनिट वगैरह निकालते रहो, डायमेंशन वगैरह, तो फ्रीक्वेंट हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आते हैं न्यूटन्स लॉ पे। समझ में आया भाई मैंने क्या किया, अभी अभी मैंने क्या किया, समझ में आया। किसी बॉडी को अगर आप किसी टेम्परेचर पर रख दिए हो तो वो अपना हीट लूज करेगा, तो आपसे पूछा गया था कि लूज कैसे करेगा, उसका रेट बताओ भाई, तो रेट हमने कैसे निकाला, ऐसे करके निकाला। अब आते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग पे। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएंगे ना, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, मैं डिराइव नहीं करने जा रहा हूँ न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या होगा भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये क्या है, ये है डी टी बाई डी टी, कूलिंग है ना, कूल करना है ना हमें, डी टी बाई डी टी इक्वल्स टू बी इंटू एरिया इंटू टी माइनस टी नॉट होता है। कौन क्या क्या मैं अभी आपको बता रहा हूँ, डी टी क्या है, हेयर वेयर, डी टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है ना, चेंज इन टेम्परेचर। डी टी क्या है, टाइम, टाइम चेंज, टाइम चेंज। एरिया, ए एरिया है, बी जो है ना वो कांस्टेंट होता है, बी कांस्टेंट, डिपेंड ऑन सरफेस, डिपेंड ऑन सरफेस, जिस सरफेस से वो बॉडी, जिस सरफेस से रेडिएशन एमिट हो रहा है वो सरफेस पर डिपेंड करेगा, एंड सराउंडिंग, एंड सराउंडिंग। ये जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे ना, तो बी में एक टर्म आता है, बी में दो टर्म्स आते हैं, एक तो एमिसिविटी भी रहता है बी में, और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग रहता है ना, वो भी इसमें छुपा हुआ रहता है। जब आप फॉर्मूला डिराइव करोगे तो आपको दिखेगा, बी में जो है ना वो सब कुछ छिपा हुआ है, अभी बी को मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा ना तो उसमें छिपा रहेगा।
इसमें एमिसिविटी छिपी रहेगी और इसमें टेम्परेचर, ये जो टी नॉट है ना वो यहाँ भी एक छुपा हुआ रहता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डिपेंड्स ऑन सरफेस एंड सराउंडिंग। तो बी जो है ना वो सरफेस पे डिपेंड करेगा और सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। और क्या मेरा मच गया, टी जो है, टी नॉट क्या है, सराउंडिंग टेम्परेचर, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग टेम्परेचर। और टी जो है वो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे याद करोगे, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो कैसे। अभी तक आपने क्या पढ़ा, एक तो डेल्टा क्यू पढ़ा था ना, डेल्टा क्यू आपने क्या पढ़ा था, एम एस डेल्टा थीटा पढ़ा था। फिर आपने डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी पढ़ा था। ठीक है, ये क्या था, हीट करंट था ना, हीट करंट को आपने कैसे इंडिकेट किया था भाई, के ए टी वन माइनस टी टू बाई एल। ठीक है, अब आप क्या पढ़ रहे हो, डेल्टा टी बाई डेल्टा टी। तो अभी आपने एक बार हीट आपने निकाला था भाई, हीट किसी बॉडी में हीट अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसको कितना वो रिलीज करता है, कितना वो हीट एब्जॉर्ब करता है। फिर आपने निकाला था कि हीट का रेट क्या होगा। अब आप निकाल रहे हो कि टेम्परेचर के चेंज करने का रेट क्या है, दिस इज द रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये हीट वगैरह का नहीं ना, ये रेट चेंज ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर किस रेट से चेंज कर रहा है वो हम निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है अभी हम क्या कर रहे हैं, बताओ अभी Yes, समझ में आ रहा है। ये जो डेल्टा क्यू था ये हमने yes, हीट, किसी बॉडी को अगर आप हीट दिए थे वो आपने निकाला था, या कोई बॉडी अगर हीट रिलीज करता है तो उससे आपने निकाला था। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कैसे निकाला था आपने, ये क्या होता था, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट था। अगर किसी बॉडी में जल्दी हीट रेट, मैंने आपको बताया था कि कपड़े ले जाकर पसार दो और उसको अगर फैला दोगे तो जल्दी हीट फ्लो कर जाएगा, जल्दी जो इन्वायरमेंट के साथ है ना वो जल्दी से हीट निकल जाता है। तो वो रेट मैं पूछ रहा हूँ, ये क्वांटिटी क्या है, ये रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है। यहाँ पे ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है। टेम्परेचर का मतलब अगर टेम्परेचर चेंज कर रहा है तो जल्दी कूल करेगा, यानी कि अगर इस टेम्परेचर में मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे मैं किसी एक बॉडी को रखा हुआ हूँ और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर अगर कम है, मैंने इसको 70 पे रख दिया, किसी एक बॉडी को लाया गर्म करके 70 पे मैं रखा हुआ हूँ, और जो बॉडी जो एटमोस्फेयर है ना वो 20 पे रखा हुआ है, तो धीरे धीरे बॉडी कूल होता जाएगा, 70 से 60 आएगा, 60 से 50 आएगा, 50 से 40 आएगा। तो ये इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर है ना, ये याद रखना, दिस इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का रेट ऑफ चेंज हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने हीट फ्लो का रेट ऑफ चेंज निकाला था और यहाँ पे हमने हीट दिया था, जो हीट दे रहे थे वो निकाले थे। ठीक है भाई, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये भी देखो। अब ये एक न्यूमेरिकल इस पे है, एक न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी सब आपको सॉल्व करना है। ये देखो तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का ये सवाल है। ठीक है, आ जाओ देखो ये एक सवाल क्या करा है भाई, अ लिक्विड, हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, डी टी बाई डी टी बराबर बी ये ए टी माइनस टी नॉट। ठीक है, टी नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है ना, टी नॉट इज सराउंडिंग। हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बॉडी को आप 70 डिग्री पे रखे हुए थे, 70 डिग्री सेल्सियस पे ये कूल 70 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है और टेम्परेचर सराउंडिंग का 30 डिग्री है ना, ये देखो ये 30 डिग्री है, सराउंडिंग जो है ना वो 30 डिग्री पे है, तो 70 पे रखा हुआ तो 70 से धीरे धीरे 60 पे आ गया 5 मिनट में ना, 5 मिनट में 60 से। फिर ये देखो कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू कूल फ्रॉम 60 से 50, जब ये 60 से 50 जा रहा है तो आपको इसका टाइम निकालना है, तो ये 5 मिनट ये भी होगा क्या, लॉजिक से तो दिख रहा है कि 5 मिनट ही हो जाना चाहिए। 10 डिग्री ठंडा करने में 5 मिनट लिया था, तो अगला 10 डिग्री ठंडा करने में भी 5 मिनट लगेगा, लगना तो चाहिए। ठीक है, yes, दिस sir. इज व्हाट, बट ये आपको निकालना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग से निकलता है, इसको अगले ठंडा होने में 5 मिनट नहीं लगेगा, ये ज्यादा ले लेगा अब की बार। ठीक है, अब की बार ये ज्यादा ले लेगा, कैसे ले लेता है ये देखो। तो ये तो टेम्परेचर आपको दिख रहा है, डीटी कितना है, हाँ बोलो। फिर ज्यादा टाइम क्यों लेगा, सब इक्वल है ना ये तो। इक्वल है, लेकिन ये जो इसकी जो बी होता है, बी वगैरह जो होता है ना इस पर डिपेंड करता है, ऐसे ही नहीं होता है ना, बी पे डिपेंड करता है। चलो और देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है। ये टेम्परेचर dt था ना, dt क्या था, 10 डिग्री का यहाँ भी चेंज हो रहा है और 10 डिग्री का यहाँ भी चेंज हो रहा है। यहाँ का टाइम मुझे पता है 5 मिनट और यहाँ का टाइम मुझे नहीं पता है। ठीक है, ये किस सराउंडिंग में रखा हुआ है भाई, ये जिस सराउंडिंग में रखा हुआ है इसका टेम्परेचर उसने दे दिया, इसका टेम्परेचर इसने दे रखा है कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 ना, याद रखना ये चीज, 30 डिग्री सेल्सियस। चलो अब शुरू करते हैं, आ जाओ। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, तो पहले इसके लिए रेट ऑफ कूलिंग लगाएं क्या, न्यूटन्स रेट ऑफ कूलिंग इसके लिए लगाते हैं ना, तो इसके लिए Yes, जब sir. हम लगाएंगे तो dt बाई dt कितना हो जाएगा भाई, ये 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई टाइम कितना आया 5 मिनट, तो कितना आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट, ये इसका रेट आया क्या, न्यूटन्स रेट ऑफ कूलिंग यही है ना। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, बी ए
बी ए टी माइनस टी नॉट। तो सवाल ये उठता है कि ये टेम्परेचर जो दे रखा है ये कौन सा टेम्परेचर लें, हम 70 वाला लें या 60 वाला लें। तो टी नॉट तो पता है ना, टी नॉट मुझे पता है, टी नॉट इज 30 डिग्री सेल्सियस, बट ये टी मुझे नहीं पता, ये टी कौन सा लें, 70 वाला लें या 60 वाला लें। तो अगर टेम्परेचर का वेरिएशन छोटा होता है ना तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों का ना एवरेज ले लेते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, ये 70 डिग्री टेम्परेचर पे जो रखा हुआ था, 70 का हमको 30 के साथ देखना है ना, 70 का 30 के साथ, 60 का 30 के साथ, 50 का 30 के साथ देखना है ना। जो सराउंडिंग के साथ इसका आखिरकार ये हीट जा कर रहा है, सराउंडिंग के साथ जा रहा है, तो मुझे इसका डिफरेंस सराउंडिंग के साथ देखना है। 70 का 30 के साथ देखना है, 70 से 60 5 मिनट में गया था। तो हम क्या करते हैं, जो T1 निकालते हैं ना, T1 अगर हम निकालेंगे तो हम इसका एवरेज ले लेंगे, 70 + 60/2। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का कैलकुलेशन जो होता है ना वो एग्जैक्ट नहीं होता है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो ये आ गया 76130 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 65 डिग्री सेल्सियस आ गया क्या। तो अब मैं यहाँ पे क्या लूंगा, 65 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 2 डिग्री सेल्सियस पर मिनट बराबर बी ए इंटू 35। ये मेरा पहला इक्वेशन आया। अब सेम सेम ये रेट ऑफ कूलिंग जो है मैं दूसरे वाले के साथ भी लगाऊंगा। चलो दूसरे वाले के साथ, देखो ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये HC वर्मा का सवाल था। दूसरे वाले के साथ भी मैं लगाऊंगा भाई, आ जाओ। तो dt बाई dt बराबर बी ए टी माइनस टी नॉट, ठीक है। इसका dt कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस है। टाइम मुझे नहीं पता है ना, dt मुझे नहीं पता, चेंज इन टाइम को मैं t मान लेता हूँ भाई, t टाइम लगाया होगा, इक्वल्स टू बी ए, इसका एवरेज, टी का एवरेज लेना है ना मुझे, टी का एवरेज इस बार कितना हो जाएगा भाई, टी का एवरेज हो जाएगा 60 50 110/2, 55 आ रहा है ना, 55 माइनस टी नॉट है आपका 30 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई टी बराबर बी ए इंटू 25 डिग्री सेल्सियस। ये इक्वेशन 2 आ गया। 1 और 2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 1 और 2 में सिमिलरिटी था, 2 आया था ना, तो ये आपका आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2t, और वो 2 था ना उस तरफ, कितना था, 2 था, और बी ए 35 है ना, 2 था और बी ए 35 है, बी ए कैंसिल हो गया, टी ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 35 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, यहां से इसको काटना, 7 7 5 जा 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 2 जा कैंसिल, यहां से आ गया टेम्परेचर, टाइम बराबर 7 मिनट, 7 मिनट लेगा, ठीक है। दिस इज आंसर। पहला बार कितना लिया था, 5 मिनट लिया था, दूसरा बार कितना लेगा, पहला बार कितना लिया था 5 मिनट, दूसरा बार कितना लेगा 7 मिनट लेगा, ठीक है। 7 मिनट कैसे आ रहा होगा बताओ, कोई लॉजिक बता सकते हो क्या, बताओ। सर वो पहले वो ज्यादा टेम्परेचर पे था या तो वो एग्जैक्टली इसका स्पीड बढ़ेगा, एग्जैक्टली इसका एवरेज, अगर इन दोनों का एवरेज अगर आप निकालते थे टी एवरेज, तो ये दिनों कितने पे था, ये था 65 पे, तो 65 और 30 का डिफरेंस हम देख रहे हैं। दूसरी बार अगर आप यहाँ का टी एवरेज निकाल रहे हो तो यहाँ का टी एवरेज जो आ रहा था वो 55 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, तो टेम्परेचर का डिफरेंस यहाँ पे घट गया। तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस घट गया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होगा वो भी घट जाएगा। तो 55 को अब अगर अगर नीचे आना था 30 के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो इसको ऑब्वियस है कि इसको धीमे धीमे ये फ्लो करेगा। 65 वाला जो होगा वो जल्दी फ्लो कर जाएगा, तो 65 वाले में टाइम कम लग रहा था, 5 मिनट में ही वो फ्लो कर गया था 70 से 60, लेकिन अगला 60 से 50 आने में इसने 7 मिनट लगा दिया। ये होना भी चाहिए था, ऑब्वियस ही बात है। बताओ भाई, समझ में आया क्यों होना चाहिए था, Yes, sir. क्लियर है सबका। ये यहाँ का Yes, एवरेज, sir. अब मैंने एवरेज क्यों निकाला भाई, ये चीज थोड़ा सा एक रट्टू टाइप का है, बट ये न्यूटन्स लॉ का ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी नहीं है, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन इसका कुछ और होता है। एवरेज मैं क्यों निकालूंगा भाई, एवरेज मैं क्यों निकालूंगा, लेकिन जब चेंज इन टेम्परेचर बहुत छोटा होता है ना तो हम एवरेज से काम चला लेते हैं, ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इसका एग्जैक्ट कुछ और है। तो ये जो टेम्परेचर था ना, मैं यहाँ पे आके फंस रहा हूँ कि इस टेम्परेचर को मैं 70, ये मैं पहले तो सबसे पहले मैं इन दोनों के लिए कंपेयर कर रहा था ना, मैं इन दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। ये मेरा टी एवरेज है ना, टी एवरेज है, और ये मेरा टी एवरेज है, दोनों का अलग अलग। पहले मैं इन दोनों का कंपेयर करूंगा, इन दोनों को कहाँ, इन दोनों का कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के साथ, सराउंडिंग के साथ। फिर इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे, इन दोनों का कंपेरिजन किसके साथ करने जा रहे हैं, सराउंडिंग के साथ।
तो सवाल ये उठता है कि इस टी के जगह पे, टी नॉट तो मुझे पता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, बट इस टी के जगह पे पहला वाला जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो दिया था, मैं 70 लूं या 60 लूं इस टी के जगह पे। तो इसको अगर टेम्परेचर का डिफरेंस कम है, 10 डिग्री का टेम्परेचर था, तो इसको आप एवरेज लेके चल सकते हो। अगर टेम्परेचर का डिफरेंस ज्यादा होगा तो फिर आप एवरेज नहीं ले सकते हो, ये भी एक कंडीशन है। टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री का था तो आपने इसको एवरेज कर दिया, 70-60 का एवरेज 65 हो गया। अगेन जब दूसरी बार आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आप अप्लाई करने जाओगे तो फिर आपके साथ वही प्रॉब्लम आएगी, इस टी के जगह मैं क्या लूं, 60 लूं या 50 लूं। तो अगेन टेम्परेचर का डिफरेंस 10 डिग्री ही है, तो इस टी के बदले आप क्या कर लोगे, दोनों का एवरेज लेके चले आओ। अल्टीमेटली हमें कंपैरिजन सराउंडिंग से करना है ना, सराउंडिंग का टेम्परेचर से हमें करना होता है। तो 60 और 50 का एवरेज 55 आ गया, तो फिर मैं 55 पुट कर दिया। तीनों मुझे पता है, एरिया दोनों का कैंसिल हो गया, और बी कैंसिल हो गया। एरिया तो इसने दे रखा था, नहीं दिया था, चलो एरिया इसने दिया भी नहीं था, तो एरिया को आपको कैंसिल करना ही था। ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ये जेई वगैरह में पूछा जा चुका है अभी ये सवाल, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देना, एवरेज वाला करके ही निकालना होता है। बताओ भाई, क्लियर है? किसी को डाउट है तो पूछो। ये नो ये सर। क्लियर ये देख के भी आपको लग रहा होगा कि आखिर उसमें 7 मिनट क्यों लगा। लगना ही चाहिए था 7 मिनट भाई, ऑब्वियस ही बात है, लगना चाहिए था उसको 7 मिनट, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस वहां पे कम हो गया। मैंने आपको पहली क्लास में जो बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी वाला जो था, कंडक्टिविटी वाला, उसमें मैंने आपको समझाया था कि ठंड के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं, गर्मी में जल्दी सूख जाता है। ठीक है, चलो ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। ऐसे ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल है, तो मैंने वो सब कुछ सीट में दे रखा है, आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो। मैं आज इसमें दे रहा हूँ, इसका आंसर के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब 20-25 न्यूमेरिकल्स मैंने ऐड किए हैं, सबको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। कुछ अभी एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि अभी समय है 10-15 मिनट, अभी आपकी क्लास तो स्टार्ट हो नहीं रही, छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, सब क्लियर है भाई? स्टीफेंस कांस्टेंट कहाँ से आया? स्टीफेंस का ये जो लॉ था ये एक्सपेरिमेंटल था ना, स्टीफेंस का ये लॉ सर, एक्सपेरिमेंटल 20 था। मिनट बाद ज्वाइन करा था हमने, लेट 20 मिनट ज्वाइन करा था। तो इसमें कुछ बताया नहीं हूँ ऋषिका, स्टीफेंस का मैं प्रीबोस्ट का थ्योरी में बता रहा था। प्रीबोस्ट की थ्योरी में मैंने आपको बताया होगा कल की क्लास में कि रेडिएशन जो होता है, प्रीबोस्ट ने बताया था कि हुई थी। हाँ हाँ, लास्ट क्लास में कि प्रीबोस्ट ने जो बताया था, उसने नेचर ऑफ एमिटिंग सरफेस पे बताया था, एरिया पे बताया था और टेम्परेचर पे बताया था, बट एग्जैक्ट नहीं बताया था। प्रीबोस्ट ने एग्जैक्ट नहीं बताया था कि टेम्परेचर के फोर्थ पावर से ही जो रेडिएशन होगा, जो सन अपना एनर्जी रेडिएट कर रहा है, वो टेम्परेचर के 4 पावर से कर रहा है, ये प्रीबोस्ट ने एग्जैक्ट नहीं बताया था। कि जो ये होता है ना टेम्परेचर, ये टी का पावर 4 होता है, बट प्रीबोस्ट ने ये नहीं बताया। प्रीबोस्ट ने बोला कि हाँ, टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। मैं प्रीबोस्ट ने सबसे पहले तो ये बोला था कि दुनिया का सारा ऑब्जेक्ट सारे टेम्परेचर पे एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, ये टेबल कुर्सी पंखा चेयर सब कुछ कर रहा है, एवरीथिंग, सबके पास टेम्परेचर है, सब अपना अपना एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रीबोस्ट ने ये बताया कि कौन कैसे करेगा, तो उसने बोला कि हाँ, टेम्परेचर जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा करेगा, लेकिन प्रीबोस्ट ने ये नहीं बताया था कि टेम्परेचर के 4th पावर से ये रेडिएट करता है, ये प्रीबोस्ट ने नहीं बताया था। ठीक है, इसको स्टीफेंस ने बताया था, टेम्परेचर का पावर 4 होगा, ये बात है स्टीफेंस ने बताई थी। स्टीफेंस ने एक्सपेरिमेंट किया था। स्टीफेंस लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहता था, करते करते वो बताया था कि द रेट ऑफ थर्मल रेडिएशन जो होगा ना, थर्मल रेडिएशन का रेट, हर बार मैं रेट कब बात कर रहा हूँ और कब मैं एग्जैक्ट एनर्जी की बात कर रहा हूँ, ये सब बात आप क्लियर रखो। ठीक है, कब मैं रेट की बात करता हूँ, कब मैं डेल्टा क्यू की बात कर रहा हूँ, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, और ये तब क्लियर होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा चीजें, इसलिए प्लीज प्रैक्टिस करो। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये प्रीबोस्ट ने बताया कि टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, स्टीफेंस ने अपने एक्सपेरिमेंट से बता दिया कि टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर सिर्फ टी के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, जो सन अपना जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, मैं जो अपना एनर्जी रेडिएट कर रहा हूँ, टेबल कुर्सी जो ये रेडिएट कर रहा होता है, ये पंखा बिजली बत्ती ये सब जो रेडिएट कर रहे हैं, ये टी के पावर 4 से रेडिएट कर रहे हैं। ये स्टीफेंस ने इसको थियोरेटिकल, इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था। स्टीफेंस का जो ये लॉ था ये एक्सपेरिमेंटल था। आगे चल के बोल्ट्जमैन आते हैं, बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, इसको थियोरेटिकली भी प्रूफ कर दिया था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट पहले स्टीफेंस ने इसको एक्सपेरिमेंट से अपने प्रूफ कर दिया था कि हाँ भाई, ऐसे नेचर का जो लॉ है वो इसको फॉलो करता है, सही था। फिर इसको बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, थियोरेटिकली भी प्रूफ किया था, और ये कांस्टेंट स्टीफेंस कांस्टेंट के नाम से जाना जा सकता है। अब स्टीफेंस ने जो ये लॉ दिया था, ये ब्लैक बॉडी के लिए दिया था, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम बाय अ ब्लैक बॉडी, किसी ब्लैक बॉडी के द्वारा था। तो ब्लैक बॉडी जो होता है वो एक परफेक्ट रेडिएटर होता है ना, परफेक्ट रेडिएटर, सबसे अच्छा रेडिएटर होता है। सन को भी हम ब्लैक बॉडी मान के चलते हैं, बहुत अच्छा रेडिएट करता है ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी का सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लैंप ब्लैक होता है। लैंप ब्लैक के बारे में बता चुका हूँ, जो जब आप लैंप जलाते हो तो उसके शीशे पे ना एक काला
कालिक टाइप का लग जाता है, वो बहुत अच्छा एक एब्जॉर्बर होता है और बहुत अच्छा रेडिएटर होता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, अगर ब्लैक बॉडी होगा तो ये तो मैक्सिमम होगा ब्लैक बॉडी, क्योंकि एक परफेक्ट रेडिएटर है। अगर ये एनर्जी अगर ब्लैक बॉडी रेडिएट कर रहा है तो ये मैक्सिमम होगा। ये ऑब्वियस ही बात है, ब्लैक बॉडी के अलावा कोई भी बॉडी जो होगा वो इससे तो कम ही करेगा, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि ब्लैक बॉडी परफेक्ट रेडिएटर होता है। तो हमने क्या किया, इसके आगे एक एमिसिविटी का एक कांस्टेंट दे दिया, ये कांस्टेंट, ठीक है, हमने एक कांस्टेंट लगा दिया इसके आगे ये, और इसकी वैल्यू हम 0 से 1 तक ले लेते हैं। ठीक है, 0 से 1 तक ले लोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि ये ब्लैक, ये तो अगर 1 नहीं, जब तक 1 नहीं रखोगे यहाँ पे तब तक ये पूरा का पूरा वैल्यू 1 से कुछ कम ही आएगा, यानी आपने ब्लैक बॉडी नहीं ले रखा है। तो जो ब्लैक बॉडी नहीं है उसके लिए एमिसिविटी आपको लगाना होता है, ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी 1 होती है, फॉर ब्लैक बॉडी एमिसिविटी बराबर 1 होता है, और ब्लैक बॉडी नहीं है तो वो एमिसिविटी की वैल्यू आपको दी जाएगी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है, आप अभी सीट में बनाना, सब कुछ फॉर्मूले बेस्ड है, मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स आप में डाला हूँ सारे के सारे न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले बेस्ड है, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैं इसलिए सब डाल दिया हूँ इस सीट में ताकि आपके रिवीजन हो जाए, आपका फॉर्मूला सारा याद हो जाए, आपके टर्म्स याद हो जाए। ई को एमिसिविटी भी नहीं बोल पाओगे आज से 2 दिन बाद, आज शाम में अगर नहीं रिवाइज करते हो, कल रिवाइज नहीं करते हो, तो परसों से ई क्या था, ई को एमिसिविटी क्यों बोलते हैं, एमिसिविटी क्या होता है ये भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मैंने जो भी न्यूमेरिकल्स डाले हैं सारे फॉर्मूले बेस्ड है, मैंने कुछ भी दिमाग लगाने वाला न्यूमेरिकल एक भी नहीं डाला हुआ है, सारा फॉर्मूला बेस्ड है। तो प्लीज, हाँ प्लीज उसको ट्राई करो, और सबके आंसर्स भी मैं दे रहा हूँ उसमें, सबके आंसर्स रहेंगे, तो सबके आंसर्स आप मैच करो, एकदम जीत पे आ जाना है कि भाई इसको आंसर तो मैं लेकर के ही आऊंगा। ठीक है, आंसर लेकर के आओ, घंटों इस पे दो, एक सवाल पे घंटा 2 घंटा 4 घंटा खपत करो, अभी करो, अभी तो समय है आपके पास, जितनी गलतियां करनी है वो करो। ठीक है, तो ये एमिसिविटी होगा, एमिसिविटी के लिए मैंने क्या बताया, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 होगी। ठीक है, करो जितना कर सकते हो करो, सबको मैं करीब 25 सवाल मैंने ऐड किया हुआ, सारे फॉर्मूले बेस्ड है, यकीन मानो मेरा, सारे फॉर्मूले बेस्ड है, मैं सच बता रहा हूँ। बट हिम्मत रखो सॉल्व करने का, हिम्मत होना चाहिए सॉल्व करने का, सारे फॉर्मूले बेस्ड, मैंने कुछ भी मैंने दिमाग लगाने वाला दिया ही नहीं है, आरा टेरा सवाल मैंने नहीं दिया है, सारे एचसी वर्मा में से मैं छाटा हुआ हूँ, और बहुत एचसी वर्मा के सारे हल्के सवाल, एचसी वर्मा का सवाल बहुत हल्का है भाई, बहुत, इतना पढ़ लिया रखे हो ना, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आखिर सन जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसको मैं उसको बिना थर्मोमीटर दिया, मैं सन को थर्मोमीटर मैं नहीं दे रहा हूँ ना, मैंने सन को थर्मोमीटर नहीं दिया, मैंने उसका टेम्परेचर निकाल भी लिया, घर बैठे यहाँ पृथ्वी पर बैठे बैठे मैंने सन का टेम्परेचर निकाल लिया, क्योंकि विंस ने हमें एक अच्छा फॉर्मूला दे रखा था भाई, सन से एनर्जी आ रहा है, एनर्जी का मैंने मैक्सिमम एनर्जी देखा कि भाई इस टाइम पे सन का एनर्जी मैक्सिमम आता है, मैक्सिमम के जो कोरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होगा वो वेवलेंथ मैंने निकाल लिया, और वेवलेंथ और टेम्परेचर, टेम्परेचर निकालना था तो मुझे विंस ने बता रखा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ जो होता है और टेम्परेचर जो होता है वो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा ऑलवेज। तो मैंने टेम्परेचर ऑफ सन निकाल लिया, यहाँ बैठे बैठे मैंने टेम्परेचर ऑफ सन निकाल दिया। कितना इजी वे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ, एकदम कहानी की तरह मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ ताकि आपको कुछ, तो मैंने फॉर्मूले फॉर्मूले बेस्ड ही सवाल दे रखे हैं, एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा अगर आप बैठ के बनाओगे तो, मैं एकदम फ्रैंकली में बोल रहा हूँ, एक भी ऐसा सवाल नहीं जो आपसे ना बने, बट हिम्मत आपको दिखाना होगा कि हाँ भाई आपने करना है, प्रैक्टिस करो उसकी, मैं जो दे रखा हूँ उसको अच्छे से सॉल्व करो, और अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तो कुछ मैं सॉल्व करूंगा, 25 क्वेश्चन डाले हैं मैंने, और कुछ मैं करूंगा, कुछ बाकी के आप करना। ठीक है, इसके बाद मैं क्या बता रहा था, हाँ रेट ऑफ, यहाँ से तो फिर आ ही गई होगी ना डीसी का, ये न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग में मैं इसको सॉल्व करा था, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग तक जाते हैं। देखो यहाँ तक जब आप पहुंचते हो ना, यहाँ तक ये देखो, मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग मैंने ड्राइव नहीं किया ना, जब आप यहाँ तक पहुंचते हो ना, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यही तो था ना, वॉइस नहीं आ रही है डीसी, आ गई थी। वॉइस कुछ नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, अब बाद में देख लेंगे। देखो मैं बता रहा हूँ जो, ये क्या है भाई, ये क्या है, डेल्टा यू क्या है, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल रेडिएशन ही तो है, ये अगेन रेट है ना, मैं फिर से बता रहा हूँ कब मैं रेट निकालता हूँ। हाँ कनक ठीक है, सकते हो जिसको लीव करना है। ठीक है, ये सब यहाँ पे आ गया था। तो ये क्या बता रहा था, हाँ हाँ यहाँ पे आ गई होगी, वही मैं बता रहा हूँ, ये क्या है भाई, ये रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट था, मतलब अगर किसी आपने हाइयर टेम्परेचर पे बॉडी को अगर आपने रखा हुआ है, तो अगर तीनों टेम्परेचर पे सराउंडिंग रखा हुआ है, तो दिस इज द रेट ऑफ लॉस ऑफ थर्मल रेडिएशन। और थर्मल रेडिएशन की मैं जब भी बात करूंगा ना, तो अपने दिमाग में दोहरा लेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडिएशन का मैं जब भी बात करूंगा ना, जो जो एक्सरे वगैरह जो होता है ना, एक्सरे क्या होता है, एक रेडिएशन होता है, अगर आप मेडिकल वगैरह हॉस्पिटल वगैरह में देखे होगा आप लोगों ने, जो एक्सरे होता है वो रेडिएशन होता है ना, तो रेडिएशन की मैं जब भी बात करूंगा तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझना। मुझसे प्रीवोस्ट ने कहा था कि सारी दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट कर रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। दैट इज थर्मल रेडिएशन। जब भी मैं थर्मल रेडिएशन, रेडिएशन वर्ड जो होता है ना, रेडिएशन, ये वर्ड होता ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। उसकी स्पीड 3 × 10⁸ होता है ना, लाइट का स्पीड से रेडिएशन चलता है, सारा वेवलेंथ लाइट के स्पीड से चलता है, ठीक है। तो यहां तक जब आप पहुंचते हो ना, तो इसके बाद न्यूटन्स लॉ डिराइव हो जाता है। वो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वगैरह लेना रहता है और भी कुछ कुछ करना पड़ता है। तो यूजुअली ऐसा है, आप फॉर्मूला याद रखो न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग का, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला याद रखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे सारे सवाल बन जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके भी मैंने 2 सवाल ऐड किए हुए हैं ना, 2 सवाल मैंने इसके भी दिए हुए हैं। तो इसको भी एवरेज करके आपको इस टी का वैल्यू क्या करोगे भाई, इस टी को क्या करोगे, बस ये ध्यान में रखना है ना, इस टी को एवरेज करना है। ये जो टी है ना, इस टी को आपको एवरेज करना है, ठीक है। इस टी को एवरेज कर लेना, क्योंकि आप कंफ्यूज 70 लें या 60 लें, फंस जाओगे। 60 ले या 50 ले, फंस जाओगे। तो क्या करोगे, इस टी को क्या कर देना, एवरेज कर देना। बाकी सब तो आपको पता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इस पे सवाल जेई पूछा जा चुका है, जेई पे, और आपके बोर्ड वगैरह में भी आएगा इससे सवाल। ये इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड वगैरह में भी आता रहता है। तो प्री बोर्ड अभी जो अभी आपका होने वाला है, उसमें भी शायद ही आ जाए। चलो ठीक है, आपके क्लास का टाइम हो गया। चलो, थैंक यू, बाय सर। बाय बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय 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 ऑल, थैंक यू।